हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। आज हम पढ़ेंगे नरेंद्र शाह जी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कीर्ति शातक पढ़ लिया था और कैसे-कैसे टिहरी रियासत का इवॉल्व हुआ और कैसे-कैसे राजाओं ने उस पे रूल किया, वो कल की वीडियो में हम कीर्ति शातक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे उसी वीडियो को और आज जो हम पढ़ेंगे पहले जो हमारे राजा होंगे टिहरी रियासत के वो हैं नरेंद्र शाह। ठीक है, कल हमने जो थोड़ा-सा अगर रिवाइज़ करें तो कीर्ति शाह के बारे में पढ़ा था कि रानी गुलेरिया के अंदर वो राजा बने, फिर मायो कॉलेज वो गए, उसके बाद 1898 में उन्होंने किंगशिप ली थी, फिर उनको काफ़ी टाइटल मिले थे जैसे सीआईई, तोपों की सलामी मिली, नाइट कमांडर मिले, सर की उपाधि मिली। उन्होंने कोड बनाए थे हुजूर और वो इस तरीके से हमने उनके बारे में कल पढ़ा था और रामतीर्थ उनके टाइम पे आए थे। इस तरीके से हमने उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्या करेंगे नरेंद्र शाह जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक? तो नरेंद्र शाह सन थे किसके आपके? कीर्ति शाह के, ठीक है? अब ठीक क्या कहते हैं आपके कीर्ति शाह की भी कितनी वाइफ थी? 2 वाइफ थी उनकी, ठीक है? कीर्ति शाह जो इससे पहले पढ़े थे, एक का नाम था आपका नेपोलिया और हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नेपोलिया जो है, क्योंकि ये इन्होंने नेपाल से शादी करी थी, नेपाल के राजा की ये बेटी थी, तो कीर्ति शाह ने उनसे शादी करी थी, ठीक है? नेपोलिया और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट। दूसरी जो नाम था उनका, उनका नाम था बिजलियानी, ठीक है? क्या नाम था? बिजलियानी, बिजलियानी, दूसरी वाइफ का नाम था। तो नेपोलिया से जो इनको पुत्र हुए, उनका नाम था क्या? नरेंद्र शाह, ठीक? क्या नाम था? नरेंद्र शाह जो हमारे राजा बनेंगे और जो बिजलानी से जो पुत्र हुए उनका नाम था सुरेंद्र शाह, ठीक है? इनसे हमको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो इस वजह से हम सिर्फ किस पे ध्यान देंगे? नेपोलियन और नरेंद्र शाह पे, ठीक है? तो इस तरीके से इनकी फैमिली ट्री बनेगी, ठीक है? तो नरेंद्र शाह भी क्या थे कि छोटी एज पे ही क्या आ गए थे अपना आपका थ्रोन पे आ गए थे। तो नेपोलियन ने फिर से इनको क्या दिया? आपका प्रोटेक्शन दिया। बट अब नेपोलिया कहाँ से आई थी? अभी हमने डिस्कस करा कि नेपाल से ही आई थी। कहाँ से आई थी? आपकी नेपाल से आई थी। तो इनको अब टिहरी में कैसे राज करते हैं, ये थोड़ा-सा क्या था? डिफ़िकल्ट था, क्योंकि नेपाल से वो आई हैं तो उनके लिए राज्य भी नया है और जो टिहरी के लोगों का उन पे जो विश्वास है वो थोड़ा-सा कम है कि ये बाहर से आई हुई हैं तो किस प्रकार से राज्य सँभालेंगी। क्योंकि नरेंद्र शाह को अभी हम कहाँ भेज देंगे? 1913 से 1919 तक ये कहाँ रहेंगे? मायो कॉलेज में। ये भी कहाँ जाएँगे? पढ़ने के लिए जाएँगे। तो इस टाइम पीरियड पे जो राज करेंगे वो कौन करेंगे? नेपोलिया करेंगे। तो नेपोलिया राज करने के लिए क्या करती हैं? एक काउंसिल फिर से बनाती हैं, एक काउंसिल फिर से बनाती है। इस पे भी वो कितने लोगों को लेती हैं? आपके 3 लोगों को लेती हैं, ठीक है? एक तो हैं हरिकृष्ण रतूड़ी जी, हरिकृष्ण रतूड़ी, और इस बार वो किनकी हेल्प लेती है नेपोलिया जी? ये ब्रिटिशर्स को इंक्लूड करती हैं किसमें? अपने इस काउंसिल में। एक का नाम था सेमियार और दूसरे का नाम था म्योर, ठीक? इन तीनों के साथ मिलके ये क्या रन करती है? अपना टिहरी स्टेट रन करती है। कब से कब तक? 1913 से लेके 1919 तक, ठीक है? उसके बाद 1919 में 21 साल के जब हो जाते हैं, कौन? आपके नरेंद्र शाह। कब? 1919 में। कब? कितने एज के? 21 एज के हो जाते हैं। तो 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1999 को ये क्या करते हैं? किंगशिप ले लेते हैं अपने अंडर, ठीक है? क्या ले लेते हैं? किंगशिप। ये मतलब पूरा टिहरी जो राज्य है किसके अंदर आएगा आपका? किसके अंदर आएगा? नरेंद्र शाह के अंदर आएगा। ये आप पढ़ लिख के आ गए हैं कहाँ से? मेयो कॉलेज से। और अब ये क्या करेंगे? यहाँ अपना वर्क शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इनके वर्क्स को हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या-क्या किया था, ठीक है? फिर उनके बाद इनके रीन पे 2 ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से इनका जो टाइम पीरियड है और जो इनका नाम है वो थोड़ा-सा खराब हो जाता है, बट उनसे पहले इन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे काम करे थे। तो उसको हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो जैसे ही 1999 में ये वापस आए, तो इन्होंने क्या की? पंचायतों की स्थापना करी। क्या करी? पंचायत बनानी इन्होंने। हर गाँव में पंचायत बना दी कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन आप उस हिसाब से चलाएँ, क्योंकि टिहरी रियासत थोड़ा-सा बढ़ गया था तब तक के लिए, ठीक है? तो इस वजह से इन्होंने क्या करा? पंचायतों की व्यवस्था करी हर गाँव में। फिर उसके बाद 1920 में इन्होंने क्या किया है? क्या बनाया? स्पेशली किसके लिए? आपके किसानों के लिए। इससे पहले हमने देखा था कि कीर्ति शाह ने क्या कृषक बैंक बनाए थे, जो कि एक प्रकार के बैंक फर्स्ट टाइम टिहरी पे इंट्रोड्यूस कराए थे उन्होंने, वो सबके लिए थे। लेकिन किसानों के लिए स्पेशली जो बैंक बनाए वो किसने बनाए? आपके
कृषि बैंक, कृषि बैंक वो किसने बनाया? आपके नरेंद्र शाह ने बनवाए। कब? 1920 में। ठीक है। फिर उसके बाद 1921 में, अब जैसे ही कीर्ति शाह ने अपना क्या कीर्तिनगर अपना सिटी बनाया था, वैसे ही ये 1921 में इसका काम शुरू करवाते हैं। काम शुरू कराते हैं किसका? नरेंद्र नगर का। नरेंद्र नगर का काम शुरू कराते हैं, जिसके लिए 30 लाख रुपए का करते हैं, सेंक्शन करवाते हैं। कितना लाख रुपए? 30 लाख रुपए। और 1924 में ये कैपिटल बन के तैयार हो जाती है, और ये 1925 में क्या कर जाते हैं? यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है। कहाँ? नरेंद्र नगर पे। और इस नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था आपका? ओडाथली। क्या नाम था? ओडाथली। जैसे हमने कल कीर्तिनगर का पूरा नाम क्या था? विलोल गांव। विलोल गांव। और उससे हमने पढ़ा था ना कि कीर्तिनगर का विलोल है, ये याद रखने वाले हैं। ठीक है। विलोल गांव कीर्तिनगर का है। उसके बाद प्रतापनगर का कौन सा था? प्रताप डूंगाधार। डूंगाधार इनका था। ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो नरेंद्र नगर है उसका पुराना नाम क्या है? ओड़ा थली उसका पुराना नाम है। ठीक है। और 1921 में ही 1921 में ही हम 1921 में ही है, ये हमने जो उन्होंने कैपिटल बनाई थी उसका इतिहास पढ़ा कि 1921 में उन्होंने सैंक्शन कराया बजट, 24 में बनकर तैयार हुआ, 25 में वहाँ वो शिफ्ट हो गया और उसका पुराना नाम क्या था? ओडाथली था। अब 1921 में ही एक तो उन्होंने कैपिटल बनाने का काम किया, और दूसरा काम क्या हुआ है? सबसे पहली बार टिहरी का क्या हुआ है? सेंसस हुआ है। अब इंडिया में सेंसस 71 से शुरू हो गया था, तो लेकिन टिहरी का पहली बार सेंसस कब हुआ? आपका 1921 पे उसका सेंसस हुआ। ठीक है। उसके बाद इनको क्या बोला जाता है? गढ़वाल का शेरशाह सूरी बोला जाता है। किसको? नरेंद्र शाह को। ठीक है। क्या बोला जाता है इनको? गढ़वाल का शेर शाह सूरी ऑफ गढ़वाल, सॉरी टिहरी। किसको बोला जाता है? नरेंद्र शाह को। जैसे शेरशाह सूरी ने बहुत रोड कंस्ट्रक्शन कराया था, तो इन्होंने भी रोड कंस्ट्रक्शन कराए थे, और 3 मेजर थे उस पे। एक तो था आपका श्रीनगर टू आपका नरेंद्र नगर, जो इन्होंने बसाया। ठीक है। और दूसरा था बद्रीनाथ हाईवे इन्होंने बनवाया। बद्रीनाथ हाईवे इन्होंने बनवाया। ठीक। और तीसरा जो था नरेंद्र नगर से टिहरी तक, टिहरी टू नरेंद्र नगर, ये 3 रोड का कंस्ट्रक्शन इनका मेन था। और भी इन्होंने बहुत कंस्ट्रक्शन कराए थे, लेकिन ये इनका क्या था? मेन इनका काम था रोड कंस्ट्रक्शन में। ये 3 हाईवेज इन्होंने बनवाए थे। कहाँ कहाँ से? श्रीनगर टू नरेंद्र नगर, बद्रीनाथ वाला हाईवे, और टिहरी टू नरेंद्र नगर। ठीक है। यानी कि कैपिटल को ही सारे रोड जोड़ रही हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है? शेरशाह सूरी ऑफ टिहरी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा? 1923 में इन्होंने एक मॉडर्न अस्पताल खुलाया। अभी तक हमने जो भी पिछले पीछे देखा हेल्थ केयर में, कीर्ति साने भी हॉस्पिटल खुले थे, लेकिन वो लोकलाइज थे। तो यहाँ पे पहली बार क्या करते हैं? मॉडर्न हॉस्पिटल खोलते हैं। ठीक है। क्या खोलते हैं? मॉडर्न हॉस्पिटल यहाँ पे सबसे पहले खोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं? अब 1900 हम किस में आएंगे? 38 में, 1938 में हम आएंगे, और यहाँ क्या खोलते हैं? हाई कोर्ट खोल देते हैं। ठीक है। हाई कोर्ट खोल देते हैं, और यहीं फिर बैरिस्टर मुकुंदी लाल भी अपना क्या करते हैं? प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। वो बात की बात है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। लेकिन अभी हम क्या जानना है कि हाई कोर्ट कब खोला था टिहरी में इन्होंने? 1938 में। ठीक है। उसके बाद हम कल से स्कूल पढ़ते हुए आ रहे, 1883 में प्रताप स्कूल खोला था। ठीक है। फिर उसके बाद प्रताप मिडिल स्कूल वो हुआ। ठीक है। प्रताप मिडिल स्कूल वो हुआ। ठीक है। ये प्रताप शाह ने खोला था। उसके बाद प्रताप मिडिल स्कूल किसने बनवाया था? आपका किसने? कीर्ति शाह ने उसको मिडिल स्कूल बनवाया था। ठीक, ठीक हो गया। उसके बाद सॉरी, प्रताप शाह ने उसको क्या बनाया था? मिडिल स्कूल बनाया था। कीर्ति शाह ने उसको हाई स्कूल बनवाया। कीर्ति शाह ने उसको क्या बनाया? हाई स्कूल बनाया। प्रताप हाई स्कूल किसने बनवाया? आपका कीर्ति शाह ने। और उसके बाद 19 कितने में? 1940 में, 1940 में हमें देखने को मिलता है कि प्रताप इंटर कॉलेज बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रताप इंटर कॉलेज वो बन जाता है। ठीक है।
देखिए प्रताप स्कूल किसने कब बना था? 1880 को एक बार यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजिंग कर सकता है एग्जाम में, तो इसको एक बार अच्छे से लिख के हम देख लेते हैं, ठीक है। आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं लिख के लिखूंगा यहाँ पे, उसके बाद तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। इसको हम एक बार सम अप कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो खुला प्रताप स्कूल खुला, प्रताप स्कूल, ठीक है। और ये किसने खोला? प्रताप शाह ने खोला, प्रताप शाह ने खोला कब? 1883 में, ठीक है। उसके बाद खुलता है प्रताप हाई स्कूल, ये किसने किया? कीर्ति शाह ने इसको खोला कब? 1891 में इन्होंने इसको खोला। उसके बाद बनता है प्रताप इंटर कॉलेज, ठीक है। क्या बनता है? प्रताप इंटर कॉलेज, और ये किसने खोला? नरेंद्र शाह ने, ठीक है। नरेंद्र शाह ने इसको खोला कब? 1940 में। तो ये 3 डेट्स और 3 नाम हमें याद रखने हैं, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, यानी कि 5th तक आपका जो स्कूल सबसे पहले खुला था वो किसने खोला? आपका प्रताप शाह ने। उसके बाद हाई स्कूल 10th तक किसने खोला? आपका कीर्ति शाह ने। उसके बाद 12th तक स्कूल किसने बनाया? इंटर कॉलेज नरेंद्र शाह ने बनाया। तो हमको ये याद रखना है, ये थोड़ा ये आ भी सकता है मैच द फॉलोइंग में, या आपसे अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रताप इंटर कॉलेज किसने बनाया था, और वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे कि प्रताप शाह, मानवेंद्र शाह, या इस तरीके से, लेकिन बनाया किसने था? नरेंद्र शाह ने बनाया था, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो था, अभी हम 1940 में इन्होंने स्कूल बना दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट इनका काम है वो है, इन्होंने सबसे पहले गर्ल्स स्कूल खोला था 1942 में। किसके कहने पे? नेपोलिया के कहने पे, अपनी माँ के कहने पे, नेपोलिया के कहने पे क्या बनाया था? कन्या पाठशाला इन्होंने यहाँ बनाई थी। क्या बनाई थी? कन्या पाठशाला इन्होंने यहाँ बनाई थी, ठीक है। क्या बनाई थी? कन्या पाठशाला इन्होंने यहाँ बनाई थी। अब ये तो हो गए इनके सारे के सारे काम, ठीक है। और एक और इन्होंने काम किया था 1925 में, जो प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट आपका जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें हमारे एक जवान थे गब्बर सिंह नेगी। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे जब हम ब्रिटिशर्स का इतिहास पढ़ेंगे उत्तराखंड में, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। गब्बर सिंह नेगी जी का चंबा में इन्होंने क्या बनाया था? एक मॉन्यूमेंट बनाया था, ठीक है। क्या बनाया था? मॉन्यूमेंट बनवाया था। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि किसने गब्बर सिंह नेगी का चंबा में क्या बनाया था? मॉन्यूमेंट बनाया था। तो वो नरेंद्र शाह थे, और कब? 1925 में इसको बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार से, और 1916 में लैंड रिफॉर्म भी इन्होंने कराया था। लैंड रिफॉर्म इन्होंने कराया था, और लैंड रिफॉर्म जो जिन्होंने किया था उनका नाम था जोध सिंह नेगी। क्या नाम था उनका? जोध सिंह नेगी। और पहली बार इन्होंने क्या डोरा पैमाइश इंट्रोड्यूस किया था। अभी डोरा पैमाइश, झूला पैमाइश क्या होता है, ये जब हम लैंड रिफॉर्म पढ़ेंगे और टैक्सेशन पॉलिसी हम पढ़ेंगे, उस समय हम इन सब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। डोरा पैमाइश पहली बार इन्होंने क्या किया था? यूज़ किया था इस वाले उसमें, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डोरा पैमाइश सबसे पहले किसने यूज़ किया था? नरेंद्र शाह में जोध सिंह नेगी द्वारा इसको यूज़ किया गया था। अब ये हो गए इनके सारे के सारे काम जो अभी तक हमने देखे, जैसे कि सड़क इन्होंने बनाई, पंचायत इन्होंने बनाई, कृषक बैंक इन्होंने बनाया, राजधानी का निर्माण इन्होंने कर दिया, मॉडर्न अस्पताल इन्होंने बना दिया, हाई स्कूल इन्होंने बना दिया, इंटर कॉलेज इन्होंने बना दिया, और नेपोलिया के कहने पे कन्या पाठशाला बना दी, और मॉन्यूमेंट भी बना दिया। ये इतने सारे अच्छे काम ये कर रहे हैं, जनता भी इनसे काफ़ी खुश है। बट ऐसा इनके साथ पूरा थ्रू आउट नहीं चलता है। एक्चुअली क्या था, अंग्रेजों के अंडर ये काम कर रहे थे, था तो इनकी अपनी रियासत, टिहरी रियासत थी। तो हुआ क्या, अब जैसे इनका टाइम पीरियड हम देखते हैं तो 1913 से 46 तक ये क्या करते हैं? रूल करते हैं। तो अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो 1914 से लेकर 1919 तक वर्ल्ड वॉर ये हमारा चला था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये पूरा हुआ था। तो इस वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों को ना लकड़ी की काफ़ी आवश्यकता पड़ी, ठीक है, क्योंकि सारा जो ट्रांसपोर्टेशन था उस समय लकड़ी से ही होता था। आपको ईंधन चलाना है तो लकड़ी चाहिए, कोयला चाहिए, तो अधिकतर लोग किस पे डिपेंडेंट थे? फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे। तो एज अ वो कि अंग्रेजों को लकड़ी देनी है और वो करना है, तो रिलाय हो गए अंग्रेज किस पे? टिहरी रियासत पे, ठीक है।
अब क्या था, कुमाऊं और गढ़वाल से तो जितना वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे कर रहे थे अपने मन से, क्योंकि उनका ही रूल था कुमाऊं पे और गढ़वाल पे। तो जितने भी वहाँ के जंगल थे सब उन्हीं पे क्या था, उनका कंट्रोल था। तो वो लूट रहे थे, काट रहे थे, पेड़ों को ले जा रहे थे, जहाँ जहाँ उनको जरूरत थी उसका वो यूज कर रहे थे। बट जहाँ जहाँ उनको रेल लाइनें बिछानी थी या जो भी उनको काम था लकड़ी से रिलेटेड, वो कर रहे थे कुमाऊं और गढ़वाल से लेके। लेकिन अब यहाँ से शॉर्टेज होना शुरू हुआ और लोगों ने भी आवाज उठानी शुरू करी कि क्यों ले जा रहे हो। तो वो कहाँ है, टिहरी के पास आए। तो टिहरी ने कहा ठीक है, हम आपको लकड़ी लकड़ी दे देंगे, हमको हमारी रियासत बना देते रहो। वही फिर राजशाही का डर था उन्हें कि कहीं हमारे यहाँ से हमारा वो ना चले जाए, राज्य ना चले जाए। तो इस वजह से टिहरी वाले भी क्या करने लगे, लकड़ी वकड़ी अपना जो भी वन अधिनियम वगैरह थे वो आने लगे। अब आता है 1921। ठीक है, ये एक्सपर्ट कर चुके हैं काफी हद तक। अभी तक लोग परेशान, मतलब जब ज्यादा चीज हमारे पास होती है और हम लेना शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें पता नहीं चलता है कि ये हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है इन फ्यूचर। बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अब अंग्रेजों को भी जरूरत कम पड़ने लगी, लेकिन उन्होंने एक्सपर्ट करना बंद नहीं करा। ठीक है, तो अब आता है 1921। 1921 में क्या आता है, आपके फॉरेस्ट रेगुलेशन शुरू कर देता है कौन, कुमाऊं कमिश्नर। कहाँ, इंडिया में। ट्रेल थे उस समय। तो ट्रेल क्या करते हैं, आपके फॉरेस्ट वो बंदोबस्त करना वो शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे आपका गांव है, आपके गांव के आसपास का जो जंगल था वो पहले क्या होता था, गांव वालों का ही होता था। गांव वाले आराम से क्या कर सकते थे, लकड़ी काटो, घास लेके आओ, अपने गाय को ग्रेजिंग कराओ, गाय चराओ, बकरी चराओ, सब कुछ आप कर सकते थे। बट जैसे ही 1921 आया, शुरू में तो वो इतना ज्यादा क्या नहीं कर पाए, आपका इस लेवल के कानून नहीं लेके आए कि एकदम ही आपको जाने से क्या कर दे, बंद कर दे। बट बाद में जैसे 1921 में तो उन्होंने थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप कम लकड़ी ला सकते हैं, कम खाना चारा लेके आ सकते हैं, और जो भी है तो लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। बट आते आते वो कानून क्या होने लग गए, हार्श होने लग गए। वो कानून क्या होने लग गए, हार्श होने लग गए। और इसी का एक हमको रिजल्ट देखने को मिलता है कि ये इतना ज्यादा बाद में रिस्ट्रिक्शन इस पे लगा दी कि लोगों की जो खुद के जंगल थे, जो उनके खुद के पेड़ थे, वो भी किसके अंडर चले गए, ब्रिटिश राज के अंदर चले गए। और टिहरी के जो राजा थे वो उस पे कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे, और उस इश्यू को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे थे लोगों का। क्या कहते हैं कि जो लोकल लोग हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है अपने गाय भैंसों को चराने में, उन लकड़ी लाने में, घास वास आने में। बिकॉज जो पहाड़ी जनजीवन होता है वो फॉरेस्ट पे क्या करता है, बहुत ज्यादा आपका रिलाई करता है। तो इस वजह से ये रिजल्ट करा एक बहुत बड़े इंसिडेंट पे, और वो था रवाई कांड। कौन सा कांड, रवाई कांड, या इसको हम तिलाड़ी कांड भी बोलते हैं। अब इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट एक हमारा हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री में। तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन सा कांड, रवाई कांड। ठीक है, ये होता है आपका 30 मई 1930। अब ये तो एक डेट है जिस दिन रवाई कांड हुआ था। ठीक है, और इसको क्या भी बोला जाता है, तिलाड़ी कांड भी बोला जाता है। ठीक है, तिलाड़ी कांड इसको बोला जाता है। अब तिलाड़ी कांड और रवाई अलग अलग क्यों बोला जाता है, अलग नहीं है, एक ही चीज है। रवाई आप मान के चलिए कि देहरादून, आपका पौड़ी और उत्तरकाशी का बॉर्डर वाला इलाका जो हमारा पड़ता है पूरा ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं रवाई वाला इलाका उसको। ठीक है, उसके अंदर एक मैदान है, तिलाड़ी मैदान। तो उस मैदान पे ये कांड हुआ था, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, तिलाड़ी कांड बोला जाता है। ठीक है, और ऐसे ही हम एज अ एरिया स्पेसिफिक बोले तो रवाई कांड इसको बोला जाता है। और स्पेसिफिक जो प्लेस था वो कौन सा था, तिलाड़ी ग्राउंड था। ठीक है, तो और तिलाड़ी में भी एग्जैक्टली अगर नाम लिया जाए तो वो था आपका चंदा दोजरी, एक जगह है, यही नाम मेंशन है किसमें, अजय रावत में। तो ये एग्जैक्ट नाम ये था। वैसे आप तिराड़ी याद रखिए, तिराड़ी और रवाई दोनों क्या है, एक ही है। अगर कभी कंफ्यूज करने के लिए चंद्रा दोजरी पूछ दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, तिलाड़ी ही वो है। और ये तिलाड़ी कांड कब हुआ था, 30 में 1930 को। अब हम इसको समझना शुरू करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने बोला कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट हमारा शुरू हो गया था। तो अब क्या हुआ, क्या होता है कि एक फरमान निकालते हैं कौन, टिहरी के राजा। यानी कि किसके कहने पे, ब्रिटिशर्स के कहने पे। यानी कि एक रूल क्या करते हैं वो अपनी प्रजा के अंदर सर्कुलेट कराते हैं। वो रूल था कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड भी है, अब फॉरेस्ट तो पहले से ही किसने ले लिए थे अपने अंडर, ब्रिटिशर्स ने ले लिए थे, और आपके राजाओं ने ले लिए थे। और उसके अंदर पहले से रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि आप लकड़ी हो गया,
या घास हो गया, वो अपने हिसाब से नहीं, मतलब जितनी आपको ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब मोनोपोली नहीं है गाँव वालों की। बस थोड़ा-थोड़ा आप क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो गाँव वाले बेचारे बोले थोड़ा बहुत मान गए क्योंकि उनको ज़रूरत कम थी उस समय। तो ये हो गया। लेकिन राजा ने ये रूल निकाला, क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड जो है आपकी, वो भी अब किसके अंदर आएगी, फॉरेस्ट के अंदर आएगी। अब देखिए गांव में ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर लैंड वैसे ज़्यादा नहीं होती है, अमूमन क्या होता है आपका फॉरेस्ट लैंड ही होता है, जो एग्रीकल्चर लैंड भी होती है बहुत कम होती है, और उस पर भी मोस्टली जंगल ही हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब जैसी, और फॉरेस्ट तो पहले ही ले चुके थे अंग्रेज, ठीक है, और जो टिहरी स्टेट हमारा, वो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने वो रूल निकाल दिया था। अब जैसे ही एग्रीकल्चर लैंड को भी इन्होंने क्या बोल दिया, फॉरेस्ट लैंड होगी ये बोल दिया, तो गांव वाले बड़े परेशान हो गए। तो गांव वाले बेचारे गए किसके पास, अपने राजा के पास, यानी कि किसके पास, नरेंद्र शाह के बाद। नरेंद्र शाह पे किसका प्रेशर है, ब्रिटिशर्स का प्रेशर है, ठीक है। तो गांव वालों ने कहा सर जो आपने रूल निकाल रखा है कि एग्रीकल्चर लैंड को जो भी आप फॉरेस्ट लैंड के अंदर डाल रहे हैं, तब तो हमारी ना गाय चर पाएगी, ना हम कुछ खा पाएंगे, और ना ही हम दूध दही, जो मेन सोर्स था उस समय उनकी आजीविका का खाने पीने को लेके, वो हम नहीं हमारे पास होगा, तो आप इसके बारे में कुछ कीजिए। तो राजा उस समय रिप्लाई देते हैं, और इसी रिप्लाई की वजह से हमें देखने को मिलता है कि फिर रिवोल्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। राजा रिप्लाई देते हैं कि ऐसी गायों को, मतलब राजा रिप्लाई क्या करता है यहाँ पर, राजा बोलता है कि गाय और भैंस, गाय और भैंस मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी, मतलब स्टेट की इन पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं है गाय और भैंस पे। ऐसी गाय और भैंसों को आप क्या करो, पहाड़ी से नीचे गिरा दो, पहाड़ी से नीचे आप क्या कर दो, गिरा दो, ठीक है। जो स्टेट के जिस पे स्टेट का मोनो वो नहीं है, क्या कहते हैं, जो स्टेट की बात नहीं मानेगा, ऐसी गाय भैंसों को आप क्या कर दो, हिल से नीचे गिरा दो। इस प्रकार का उन्होंने क्या करा, एक स्टेटमेंट दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, गांव वाले बड़े गुस्सा हो गए कि यार ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं उनके लिए गाय इज अ लाइक गॉड फिगर। गाय जो भी भैंस उनकी है, गाय भैंस बकरी जितने भी जानवर उनके होते हैं, वो उनके लिए गॉड फिगर टाइप होते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनके घर पे खाना पीना जो भी है, दूध दही मट्ठा, सब उनकी वजह से ही वो आ रहा है। और एक प्रकार से उनकी जो आजीविका है वो किस पे निर्भर है, गाय और जितने भी हमारे जानवर होते हैं उस पर निर्भर होते हैं। तो इससे बड़े परेशान हो गए गांव वाले की। अब उनको पता चल गया कि राजा भी क्या नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है। तो अब गांव वाले आते हैं घर, ठीक, वापस आते हैं, और 3 लोग मेनली नाम आता है उनका, हीरा सिंह, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। हीरा सिंह, हीरा सिंह, दयाराम, दयाराम एंड बैजराम। ये लोग क्या थे, काइंड ऑफ गांव के मुखिया टाइप लोग थे। ये लोग मिलके क्या करते हैं, आजाद पंचायत का आपका निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, आजाद पंचायत। अब आजाद पंचायत की बोला, अब देखिए अभी हमने नरेंद्र शाह जब पढ़ा था, तो उन्होंने आते आते 1919 में ही क्या क्रिएट करे थे, पंचायत अपनी इस्टेब्लिश करी थी। तो अब ये किसी पंचायत के अंदर आते होंगे ये गांव, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, हमारी पंचायत को आज़ाद करो ये सारे रूल से, तो इसलिए नाम पड़ गया क्या, आज़ाद पंचायत नाम पड़ा, ठीक है। और इसको किसने फॉर्म किया, हीरा सिंह, दयाराम और बैजराम। जो हीरा सिंह है और बैजराम है और जी दयाराम है, इन्होंने क्या करा, आज़ाद पंचायत तो इन्होंने फॉर्म करी। और अब टिहरी तो एक स्टेट है जिसके अंदर राजा का, नरेंद्र शाह का क्या चल रहा है, लॉ एंड रूल चल रहा है, ठीक है। आराम से वो अपना क्या चला रहे हैं, लॉ एंड अदर जितने भी वो रूल निकाल रहे हैं वो उनका चल रहा है, राजा का, ठीक है। लेकिन इन तीनों ने क्या किया, एक पैरेलल गवर्नमेंट शुरू कर दी अपने गांव के अंदर। क्या कर दी, पैरेलल गवर्नमेंट शुरू कर दी अपने गांव के अंदर, आजाद पंचायत के अंडर ही, ठीक है। यानी कि जैसे टिहरी स्टेट में राजा है, उसका कौन होगा, आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, गवर्नर होगा, वैसे ही इन्होंने अपने गाँव में क्या कर दिया, एक पैरेलल गवर्नमेंट खोल दी। और उसमें 5 सरकार बनाया, किसको, हीरा सिंह को। 5 सरकार के नाम से किसको नाम दिया, उपाधि दी हीरा सिंह को, और 3 सरकार बोला किसको, आपके बैजराम को, ठीक है। 5 सरकार बोला हीरा सिंह को, और 3 सरकार किसको बोला, आपका बैजराम को। यानी कि किंग आपके हीरा सिंह हो गए, और उनके प्राइम मिनिस्टर टाइप 3 सरकार, यानी कि उनके अंदर 3 सरकार के बराबर मनोबल है। तो इस वजह से उनको क्या दिया गया, ये टाइटल दिया गया। और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पर एक पैरेलल गवर्नमेंट शुरू कर दी। और ये पैरेलल गवर्नमेंट किस पे बेस्ड थी, नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड थी, क्योंकि गोरखालों ने काफी रूल किया था, तो वो उससे थोड़ा फेमिलियर थे। तो उन्होंने नेपाल के बेस पे ये पैरेलल गवर्नमेंट शुरू कर दी थी। अब शुरू होता है
ये विद्रोह किसका, इस रूल का कि आप ये हमारी आजाद पंचायत को क्या करो, रूल करो, इस रूल को वापस लो, किस रूल को, कि जो एग्रीकल्चर लैंड हमारी उसको भी फॉरेस्ट लैंड बनाने के रूल को आप वापस लो। तो इस पे क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग होती है। अब ये मीटिंग कहाँ रखते हैं ये लोग, रवाई में ही, वहीं जहाँ हम अभी तक बात कर रहे थे, कहाँ, तिलाड़ी में। ठीक है, तिलाड़ी में, तिलाड़ी में क्या रखते हैं, आपका मीटिंग रखते हैं। ठीक है, मीटिंग रखते हैं। तो फर्स्ट दिन सब लोग जाते हैं, गांव वाले मिलके आराम से, हीरा सिंह, दयाराम और आपके बैजराम जो है, ये 3 लोग मिलके जाते हैं और यहाँ पे मीटिंग करते हैं तिलाड़ी में। काफ़ी बड़ा इनका उस समय तक क्या हो गया था, फिर इनकी बातें फैली तो इनका काफ़ी ज़्यादा मास मूवमेंट शुरू हो गया था। तो तिलाड़ी में जाते हैं और मीटिंग करते हैं। वैसे इनको राजा से मिलना था, बट राजा अपना तो नहीं आते हैं, अपनी तरफ से किसको भेजते हैं, इनके एक्स पीएम कौन, हरिदत्त रतूड़ी को भेज देते हैं। इसको भेज देते हैं, हरिदत्त रतूड़ी को। हरिदत्त रतूड़ी को ये कहाँ भेजते हैं, आपका इनसे बात करने भेजते हैं। तो हरिदत्त रतूड़ी इनको आश्वासन देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लोग ऐसा मत करें, राजा आएंगे और आपकी समस्या का हल करेंगे, इनको एश्योरेंस देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब ये बात है 20 मई 1930 की। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब यहीं से थोड़ा ये जो मूवमेंट है ये क्या करेगा, थोड़ा सा हीट पकड़ेगा। अब क्या होता है, जैसे हरिदत्त रतूड़ी मिल के गए, ठीक है, तो बहुत बड़ा मास मूवमेंट इकट्ठा हो गया था। तो एसडीएम और डीएफओ दोनों आए हुए थे, कहाँ, इसको मास मूवमेंट को वो करने के लिए, आपका कंट्रोल करने के लिए, और हरिदत्त रतूड़ी बात करके जा चुके थे। तो क्या हुआ, अब सब लोग मास क्या कर रहा था, वहां से आपका जा रहा था अपने उधर को। बट क्या हुआ, जो डीएफओ थे, डीएफओ का नाम था पद्म रतूड़ी। डीएफओ का नाम क्या था, पद्म रतूड़ी। और एसडीएम का नाम क्या था आपके, सुरेंद्र दत्त शर्मा। सुरेंद्र दत्त शर्मा। ठीक है, अब देखिए ये अलग इंसिडेंट है। ठीक है, 20 मई 1930 वाला। इससे पहले हरिदत्त रतूड़ी जो है वो मिलके जा चुके हैं और इनको क्या कर चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं झूठा कि राजा आपकी समस्याओं का हल करेंगे। दैट काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक आंसर वो इनको देके जा चुके हैं। फिर बाद में वो उस आंसर का, उस एश्योरेंस का कुछ हुआ नहीं, तो उन लोगों ने बाद पे क्या किया, फिर से अपना एक मिलने गए, वो किससे, एसडीएम और डीएफओ से वो मिलने गए। तो ठीक है, वो मिले तो थोड़ा सा क्या हुआ, आपका वो हो गया, थोड़ा सा मास मूवमेंट ज़्यादा हीटअप हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा भागा दौड़ी मच गई। तो क्या हुआ, एसडीएम जो थे सुरेंद्र दत्त शर्मा और पद्म रतूड़ी जो थे डीएफओ, इन्होंने क्या कर दिया, ओपन फायर कर दिया। क्या कर दिया, ओपन फायर कर दिया। और इस ओपन फायर में क्या हुआ, सॉरी ये मैं थोड़ा गलत ले गया, अभी ओपन फायर नहीं करेंगे, ओपन फायर होगी लेकिन अभी ओपन फायर नहीं होगी। तो हाँ देखिए, 20 मई 1930 को अब हरिदत्त रतूड़ी क्या कर चुके हैं, पहले मिलके एक एश्योरेंस, झूठा एश्योरेंस को देके जा चुके हैं। बट 20 मई 1930 को ये लोग पहुंचते हैं गांव वाले, एसडीएम और डीएफओ के पास, कि हमारी समस्याओं का समाधान अब आप करेंगे। ठीक है, तो इन लोगों में बातचीत होती है, तो ऐसा कोई एक रिजल्ट नहीं निकल पाता है। तो काफी ज्यादा जो मास मूवमेंट था वो उग्र हो जाता है, किनके ऊपर, एसडीएम और डीएफओ के ऊपर। तो एसडीएम और डीएफओ क्या करते हैं, दयाराम, दयाराम, जमन सिंह, जमन सिंह और राम प्रसाद, और राम प्रसाद, इन 3 लोगों को क्या कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इन 3 लोगों को डिटेन कर लेते हैं। और इसका क्या नहीं होता है, कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है इस दिन, किस दिन, 20 मई 1930 को इनको क्या कर लेते हैं, 3 लोगों को ये लोग डिटेन कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है देखिए, अब इनको डिटेन करके वहीं रखा होगा, तिलाड़ी पे ये लोग फिर से मिले थे, या जो भी ऑफिस होगा इनका, वहां वहां ये लोग मिले थे। तो उस समय तक इनको क्या कर रखा था, वहीं डिटेन कर रखा था। फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इन 3 लोगों को लेके जा रहे थे, कहाँ, टिहरी स्टेट, गढ़ टिहरी उसको बोला जाता था उस समय। कहाँ लेके जा रहे थे, जहाँ इनको रखा था, गढ़ टिहरी इनको लेके जा रहे थे। कब, 26 मई 1930 को। कब, 26 मई 1930 को इन तीनों को लेके कहा जा रहे थे, आपका गढ़ टिहरी लेके जाए थे, दूसरी जेल में रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था। देखिए कंफ्यूज नहीं करिएगा, सबसे पहले रूल निकाला
तो राजा ने क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड हो जाएगी। उसके भी यहाँ पे आज़ाद पंचायत बनाई हीरा सिंह, दयाराम, बैजराम ने, और एक पैरेलल सरकार अपने गांव पे लगा दी कि कोई भी रूल और रेगुलेशन अब टेरी स्टेट का यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद उन्होंने इसका विद्रोह करा। उसके बाद एक दिन मीटिंग रखते हैं ये राजा के साथ तिलाड़ी में कि हमको राजा से मिलना है, लेकिन राजा खुद नहीं आते हैं, हरिदर रतूड़ी को वहां से भेज देते हैं, और हरिदर रतूड़ी इनको फेक अश्योरेंस देके चले जाते हैं कि राजा आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बट फिर वही, उनको नहीं कोई रिजल्ट मिलता तो फिर से क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो 20 मई 1930 को वो किससे मिलने जाते हैं, एसडीएम और आपके डीएफओ को, यानी कि कौन, सुरेंद्र दत्त शर्मा और पद्मदत्त रतूड़ी से वो लोग मिलने जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी थोड़ा मूवमेंट क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पद्म रतूड़ी और जो सुरेंद्र दत्त शर्मा थे वो क्या करते हैं, उनके 3 जो टॉप लीडर थे, कौन कौन, दयाराम, जमन सिंह और राम प्रसाद, इनको क्या कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं और वहीं रखते हैं। फिर उसके बाद 26 मई 1930 को उनको वो कहाँ ले जा रहे हैं, उन तीनों को हायर जेल पे गढ़ टिहरी में, या कि उनको कोई भी कोर्ट होगा या जो भी होगा उनकी वहाँ पेशी करने के लिए उन तीनों को वहाँ ले जा रहे हैं। तो अब ये बात पता चलती है विलेजर्स को। ठीक है, ये बात किसको चलती है, विलेजर्स को, कि उनको वहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हम अपने जो टॉप लीडर्स हैं उनको क्या कर लें, वापस ले लें, छुड़ा लें। तो वो क्या करते हैं, विलेजर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, विलेजर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा अटैक टाइप हो जाता है, मतलब कि छीना झपटी टाइप हो जाती है, किसके बीच में, एसडीएम और डीएफओ के बीच में, यानी कि पद्म, अब डीएफओ इसमें इन्वॉल्व इसलिए क्योंकि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड आपका क्या मामला है, और एसडीएम तो होंगे ही। ठीक है, तो सुरेंद्र दत्त शर्मा और पद्मदत्त रतूड़ी पे क्या कर देते हैं विलेजर्स, अटैक कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनके लीडर्स को क्या करना था, उनको फ्री करना था। तो जैसे ही अटैक करते हैं तो जो सुरेंद्र दत्त शर्मा थे वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। कौन, दोनों, पद्मदत्त रतूड़ी और वो शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 लोगों की जान चली जाती है, 3 विलेजर्स की क्या हो जाती है, जान चली जाती है इसमें। और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या मिल जाती है, अफरा तफरी मच जाती है, लोग अपनी जान बचा के भागते हैं। तो 3 लोग क्या हो जाते हैं इसमें, मर जाते हैं, और उनमें से एक थे आपके धूम सिंह नेगी। धूम सिंह नेगी, ये एक इम्पोर्टेंट फिगर थे इस विद्रोह में। ठीक है, तो इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब पद्म रतूड़ी तो जैसे तैसे करके वहां से क्या हो जाते हैं, फ्लैट कर जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। पूरी जो भीड़ थी फिर उग्र हो गई थी, जैसे ही वो चलाई, गोलियां चलाई, तो भीड़ उग्र हो गई थी। तो पद्मदत्त रतूड़ी अपना भाग के वहां से निकल लेते हैं, लेकिन सुरेंद्र दत्त शर्मा क्या जाते हैं, विलेजर्स के हत्थे पड़ जाते हैं। विलेजर्स के क्या हो जाते हैं, उनके आ जाते हैं, तो उनको काफी ज्यादा मारते पीटते हैं। तो और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सुरेंद्र दत्त शर्मा क्या कर देते हैं, अपना रिजाइन साइन कर देते हैं। और सुरेंद्र दत्त शर्मा, जब ये सारी बात राजा को पता चलती है कि ये सब हो गया है, ऐसे ऐसे करके गांव वालों ने, तीन तीन लोग गांव वाले मर गए हैं, और सुरेंद्र दत्त शर्मा क्या है, को भी मार के, और उसने क्या कर दिया, रिजाइन साइन कर दिया है। तो जाते तो सुरेंद्र दत्त शर्मा की जगह पे आते हैं नाथू सिंह सजवान। कौन आते हैं, नाथू सजवान। अब इनका रूल भी अभी आएगा। ठीक है, देखिए अभी तक हम समझ गए हैं कि अपने 3 लीडर्स को छुड़ाने के लिए विलेजर्स ने अटैक करा। उस अटैक को काउंटर करने के लिए डीएफओ और एसडीएम ने गोलियां चलाई। तो उस गोली के चक्कर में 3 लोग मर गए। फिर उसके बाद पद्मदत्त तो जैसे तैसे वहां से निकल गए, लेकिन सुरेंद्र शर्मा विलेजर्स के हाथ पड़ गए, तो उन्होंने उसको मारा पीटा होगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिजाइन अपना साइन करके किसको दे दिया, राजा को दे दिया। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, राजा क्या करते हैं, चले जाते हैं कहाँ, यूरोप की सैर करने के लिए। उनके राज्य में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन वो कहाँ चले गए, यूरोप की सैर करने के लिए गए हुए हैं। ठीक है, अब यूरोप की सैर करने गए हैं तो किसी ना किसी को अपना क्या बना के गए होंगे, राइट हैंड बना के गए होंगे कि मेरी गैर हाजिरी में आप क्या करना, सारे राजपाट को देखना। तो वो था चक्रधर जुयाल। कौन था उनका दीवान, उनका दीवान चक्रधर, चक्रधर जुयाल। ठीक है, कौन था, चक्रधर जुयाल था। अब चक्रधर जुयाल तक ये बात पहुंची कि भैया 3 लोग मर चुके हैं, और सुरेंद्र सिंह शर्मा ने क्या दे दिया है, आपका रिजाइन दे दिया है। तो अब क्या, तो नाथू सिंह सजवान को सुरेंद्र सिंह क्या कर लेते हैं, नाथू सिंह सजवान को किसकी जगह, आपका सुरेंद्र सिंह शर्मा की जगह क्या कर देते हैं, एसडीएम बना देते हैं। ठीक है, अब ये बन गए एसडीएम। ठीक है, अब अगले दिन अब आता है डी डे, 30 मई 1930। इस दिन फिर से विलेजर्स क्या करते हैं, एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। कहाँ पर, तिलाड़ी ग्राउंड पे। वो लोग ये बात
पूरे प्रजा को पता थी कि वहाँ पे हो रहा है, तो लोग वहाँ पे गैदर होंगे। लेकिन उससे पहले का आप सिनेरियो समझिए कि पीठ पीछे क्या हुआ था। ठीक है, जो ये चक्रधर जुयाल था, ये नाथू सिंह सजवान को क्या देता है, ऑर्डर्स देता है, क्या देता है, ऑर्डर देता है कि कैसे भी करके आप क्या करो, स्टेट की जो आर्मी है और जो 30 मई 1930 को जो प्रोटेस्ट होने वाला है, इसको आप सप्रेस करो, इसको दबा के रखो, ये ज़्यादा उग्र नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डर देता है कि इसको, नाथू सिंह सजवान को। तो स्टेट मिलिट्री को ये क्या करते हैं, वहाँ से रवाना करते हैं, ठीक है, तिलाड़ी जाने के लिए, ताकि उनको क्या करना था, तिलाड़ी में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको दबाना था। ठीक है, तो नाथू सिंह सजवान पूरी स्टेट मिलिट्री को क्या करता है, यहाँ के लिए रवाना करता है। तो अब वो रास्ते पे है, कौन, मिलिट्री आ रही है वापस। तो जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चलती है, गांव वाले क्या करते हैं, रोड के किनारे जितने भी पेड़ थे, उन पेड़ों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं रास्ते के अंदर, ताकि ये मिलिट्री कहाँ तक ना पहुंच पाए, तिलाड़ी तक ना पहुंच पाए, और जो प्रोटेस्ट करने वाले वो पीसफुली वहां क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा भीड़, जो विलेजर्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा हीटअप मूवमेंट होगा, क्योंकि उनके 3 लोग मारे जा चुके हैं, और एक टॉप मोस्ट उनका क्या, जो धूम सिंह नेगी जी थे, एक टॉप मोस्ट लीडर, उनकी क्या हुई है, हत्या वहाँ पे करी गई है। तो थोड़ा सा जो मूवमेंट था वो क्या करेगा, हीटअप करेगा। तो इस वजह से मिलिट्री को वहाँ पे आना था, लेकिन गांव वालों ने पहले ही क्या कर दिया, वो वहां तक ना आ पाए। तो इस वजह से जो पेड़ थे उनको रोडों पे गिरा दिया, तो जिस वजह से वो क्या है, मिलिट्री को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। बट मिलिट्री ने उन सब चीजों को सरपास करा, और चक्रधर जुयाल खुद उसको लीड करते हुए आगे आया, और 30 मई 1930 को 3 साइड से मासूम जो विलेजर्स थे हमारे, वो ग्राउंड पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, 3 साइड से उनको घेर लिया, 3 साइड से उनको क्या कर लिया, घेर लिया, और ओपन फायर का क्या कर दिया, आपका ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, किसने, चक्रधर जुयाल ने। तो अंधाधुंध यहाँ से गोलियां चलानी शुरू करी पूरी आर्मी ने। ठीक, तो जो रिकॉर्डेड है वो तो 379 लोगों की मृत्यु यहाँ पे हुई थी। ठीक है, ये रिकॉर्डेड ऑफिशियल ये डेटा है, लेकिन अनऑफिशियली अगर हम देखें तो 600 से ज़्यादा लोगों की इस पे क्या हुई थी, डेथ हुई थी। और लोग अपनी जान बचाने के लिए, कोई पेड़ पे चढ़ा, कोई वहीं ग्राउंड पे आपका क्या हुआ, लेट गया। कई लोग यमुना में जाके क्या हुए, यमुना में उन्होंने डुबकी लगा दी कि ताकि गोली से बच जाएं, तो हम तैर के पार हो जाएं। तो इस वजह से एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे मासकेर किसने करा, चक्रधर जुयाल के कहने पे यहाँ पे सारा ये तिलाड़ी, इस वजह से रवाई कांड ऐसे यहाँ पे खत्म हुआ था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, हमारे 400 लोग जो हमारे थे मासूम, उन लोगों की जान चलेगी, एक छोटे से मैटर को लेके, कि जो एक अनलॉफुल आपने लॉ निकाला है, इसको क्या करिए, पीछे चलिए, वापस ले लीजिए, कहने के ऊपर चक्रधर जुयाल ने उन पे क्या करी, गोली चलवा दी, और 380 लोगों की, जो ऑफिशियल फिगर है हमारा, उनकी क्या हो गई, हत्या हो गई। लोग भागे, कई लोग पेड़ों पे चढ़े, वहां से भी गोली मार के उनको नीचे गिराया गया। जो लोग जमीन पे लेटे थे उनको चेक करके उनको गोली मारी गई। कई लोग यमुना में कूद गए, और कूदने के बाद भी उनको क्या किया गया, ढूंढ ढूंढ के उनको गोली मारी गई, कि ताकि आगे से कोई भी, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कि आगे से कोई भी जो राजा के खिलाफ या कोई भी ऐसा कानून निकलता है, उसके खिलाफ क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी इस प्रकार का विद्रोह नहीं होना चाहिए। बट और यहीं वो लोग नहीं रुके, जब तिलाड़ी कांड खत्म हो गया, सारी उन्होंने अपनी जो इंसानियत थी उसको खोने के बाद, जब ये सब कुछ खत्म हुआ, तो उन्होंने क्या करा, एक अलग से आर्मी की टुकड़ी बनाई, आर्मी की टुकड़ी बनाई। और उस आर्मी की टुकड़ी का काम क्या था, कि लाशों को आपको ठिकाने लगाना है, कि मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि इतने लोग मिले हैं। तो अलग से एक कॉर्प्स बनाया गया, जिसके अंदर जितनी भी डेड बॉडीज थी उनको क्या किया गया, छुपाने का काम किया गया। तो इस लेवल पे जाके चक्रधर जुयाल ने उस समय क्या किया था, जेनोसाइड उत्तराखंड में किया था। तो इस वजह से रवाई कांड जो हुआ था नरेंद्र शाह के, उसमें एक कलंक माना जाता है, किसके ऊपर, नरेंद्र शाह के रीन के ऊपर। और नरेंद्र शाह खुद कहाँ चले गए थे, आपका यूरोप चले गए थे। तो इस प्रकार से रवाई कांड होता है। ठीक है, हमने रवाई कांड देख लिया। अब जो दूसरी, जो इनकी एक कलंक और इन पे लगा, वो है श्रीदेव सुमन की मृत्यु। किसकी मृत्यु, श्रीदेव सुमन। अब श्रीदेव, अभी तो हमने देखा कि जो रवाई कांड है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। श्रीदेव सुमन यहाँ पे चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ स्टेट, यानी कि राजशाही से वो क्या चाहते थे, अपना फ्रीडम चाहते थे टिहरी स्टेट का। अब जैसे हमने देखा कि कुमाऊं और गढ़वाल ब्रिटिशर्स के अंदर है, पूरा इंडिया भी ब्रिटिशर्स के अंदर था उस समय। और ये बात है आपकी 1944 की। ठीक है, तो उस समय तक भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पे पहुंच चुका था,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया था और इंडिया के आज़ाद होने के भी काफ़ी ज़्यादा क्या थे, चांसेस थे। तो इस वजह से टिहरी स्टेट को भी क्या है ना, राजशाही से बाहर निकालना चाहते थे। तो इस वजह से एक प्रजामंडल संगठन बनाया था उन्होंने, मतलब इन्होंने नहीं बनाया था उस समय, एक प्रजामंडल क्या था, संगठन था, जो कि इसी के लिए काम करता था। क्या कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, राजशाही से हमको छुटकारा चाहिए, हमें क्या चाहिए, लोकतंत्र अब टिहरी स्टेट पे चाहिए। ये आज़ादी से पहले की बात है। तो इसी के एक सपोर्टर थे कौन, श्रीदेव सुमन। इनका जो जन्म हुआ था 25 मई 1916 को, ठीक है। और आपका ये कब, 25 जुलाई 1944 को इनकी डेथ हो जाती है। देखिए 1916 में पैदा हुए और 44 में क्या हुई, डेथ हो गई, यानी कि 30 साल भी इन्होंने अपने क्या नहीं किए, कंप्लीट नहीं करे, ठीक है। तो उससे पहले इनकी डेथ हो गई। और कैसे हुई देखिए, तो श्रीदेव सुमन थे, वो यही चाहते थे, क्या कहते हैं कि राजशाही का अंत हो टिहरी स्टेट में। तो इसके लिए वो काफ़ी एक्टिव रहते थे। 1937 में इनकी एक बुक थी, सुमन सौरभ, सुमन सौरभ, ये बहुत फेमस हुई। तभी से इनको क्या बोला गया, ये काफ़ी फेमस हो गए, फेमस फिगर बन गए। तो इस वजह से ये क्या हुए, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए उत्तराखंड में, क्या पूरे इंडिया में। ये फिर गांधी जी से भी मिले 1942 में। तो अपने राज्य को अलग करने के लिए, मतलब अपने राज्य को एक राजशाही से मुक्त कराने के लिए इनको क्या करा गया, डिटेन कर लिया गया। मतलब इनका इन्फ्लुएंस इतना हो गया था उत्तराखंड में कि ये जहाँ कोई समूह ना बना पाए, कोई भाषण ना दे पाए, तो इस वजह से राजा ने इनको क्या कर लिया, इनको डिटेन करवा लिया। तो लगभग 209 दिन इनको क्या रखा, डिटेन करके रखा। अब जब 1942 में ये किससे मिल के आए, वर्धा में, वर्धा मुंबई में पड़ता है, वर्धा में किससे मिल के आए, गांधी जी से मिल के आए। और गांधी जी से मिलके जब वापस आ रहे थे, कहाँ, टिहरी वापस आ रहे थे, तो इनको टिहरी आने का पे ही इन पे क्या लगा दिया, बैन लगा दिया कि आप गांधी जी से मिल के आए हैं तो आप टिहरी में नहीं आ सकते। तो बैन लगा दिया। और जैसे वो टिहरी में एंटर कर रहे थे तो उनको क्या कर लिया, डिटेन कर लिया। उसके बाद 209 दिन तक उनको क्या रखा, डिटेन रखा गया। तो जब उनको 209 दिन तक डिटेन रखा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम पत्राचार की आप क्या दे दो, अनुमति दे दो। बट उनको बिल्कुल भी ऐसी अनुमति नहीं दी। मतलब उनको एकदम काफ़ी उनके साथ हार्श उनके साथ व्यवहार किया गया था। पौड़ी में उनको, पौड़ी जेल में उनको रखा था। तो ना उनको कोई पत्राचार, यानी कि कोई ना वो चिट्ठी लिख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई भी अलाउ नहीं था। खाना भी उनको दिन में एक ही बार दिया जाता था। उसके बाद उनके साथ काफ़ी इनह्यूमेन उनके साथ क्या किया जाता, बर्ताव किया जाता था। बोला जाता है कि पौड़ी में वैसे ही ठंडा होता है, तो उनको जो रात को था कंबल गीला करके दिया जाता था। इस प्रकार की उनकी क्या हो गई थी, स्थिति हो गई थी। मतलब उनका जो व्यक्तित्व था उस समय के फ्रीडम स्ट्रगल में, वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रख रहा था। तो इस वजह से उनको डिटेन कर लिया था और उनके साथ इसी वजह से क्या किया था, इतना इनह्यूमन उनके साथ व्यवहार किया था। तो इसी से परेशान होकर 209 दिन के बाद उनको थोड़े दिन के लिए बाहर निकाला जाता है, लेकिन फिर से क्या किया, डिटेन कर लिया जाता। अब इस बार जब वो डिटेन हुए तो उन्होंने कहा कि अब मैं आमरण किस में बैठूंगा, अनशन में मरूंगा, या तो मुझे मेरे राइट दे दो जो जेल के अंदर होते हैं कि पत्राचार वगैरह। तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया, हंगर स्ट्राइक करी। क्या करी उन्होंने, हंगर स्ट्राइक करी, ठीक है, हंगर स्ट्राइक करी। तो कोई उसका वो नहीं हुआ। 84 डेज हंगर स्ट्राइक करने के बाद, 84 डेज हंगर स्ट्राइक करने के बाद 25 जुलाई 1944 को इनकी क्या हो जाती है, जेल के अंदर डेथ हो जाती है। और इनकी जैसे ही डेथ होती है तो जो प्रजामंडल हमने अभी सुना था नाम, ये तब हम पढ़ेंगे जब हम स्टेट फॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे, उत्तराखंड स्टेट फॉर्मेशन कैसा हुआ, तो वहाँ उसका रोल आएगा। उस पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कितने मेंबर थे, वहाँ इसके बारे में अभी ये देख लेंगे। प्रजामंडल एक ग्रुप है जो कि क्या कर रहा था, टिहरी स्टेट को राजशाही से मुक्त करने के लिए क्या कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। तो प्रजामंडल बड़ा क्या हो गया, गुस्सा हो गया। तो इसको वही बोलते हैं ना कि सरकार की कान में जूं तभी रेंगती है जब कुछ बड़ा हो जाए। तो इसी वजह से इसी जब श्रीदेव सुमन की जब मृत्यु हुई तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, सरकार के खिलाफ नारे लगे, राजा के खिलाफ नारे लगे। एक्चुअली राजा के खिलाफ ही क्या हुए, लगने थे नारे, क्योंकि टिहरी पे कौन थे, राजा ही राज कर रहे थे। तो उसके बाद एक अगस्त समझौता करते हैं, कौन, अगस्त समझौता करते हैं कौन, नरेंद्र शाह। कब, 19 अगस्त 1946 में। और 1946 में बोलते हैं कि अब जो ये है टिहरी और जो आपका प्रजामंडल है, इस पे आप क्या नहीं करेंगे, आप प्रजामंडल खोलने के लिए क्या है, मतलब जो प्रजामंडल द्वारा
राज्य में क्या नहीं, राज्य की जो कार्रवाई है उस पर कोई वो नहीं किया जाएगा, और आप जो कर रहे हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी है, आप उसको क्या करो यहाँ पर वो कर सकते हो, बट राज्य के कार्य में आप क्या नहीं करोगे, दखल नहीं करोगे। तो इस प्रकार से एक क्या करा, अगस्त समझौता करा, ठीक है। तो श्रीदेव सुमन जी के साथ भी बड़ा बुरा हुआ। तो इस तरीके से श्रीदेव सुमन जी की भी मृत्यु हुई, और ये कलंक किसके दिन पे लगा, आपके नरेंद्र शाह, इस वजह से दो रवाई कांड और श्रीदेव सुमन जी की क्या मृत्यु। दो इंसिडेंट ऐसे थे जिसने नरेंद्र शाह को एक अच्छा राजा बनने से क्या करा, थोड़ा सा पीछे कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो राजा हमारे आते हैं वो मानवेंद्र शाह थे। इसमें ज़्यादा हमको देखने को पता नहीं है, ये नरेंद्र शाह की क्या थे, नरेंद्र शाह के क्या थे, पुत्र थे। और इनकी भी दो माताएं थी, दो माताएं नहीं मतलब वैसे नरेंद्र शाह की क्या थी, दो वाइफ थी। नरेंद्र शाह की कितनी वाइफ थी, दो वाइफ थी। एक का नाम था इंदुमती और दूसरे का नाम था कमलेंदुमती, कमलेंदुमती, ठीक है। तो इंदुमती की डेथ हो जाती है, लेकिन इंदुमती के ही पुत्र कौन थे, मानवेंद्र शाह थे। बाद में इनकी जो पालन पोषण करती कौन, कमलेंदुमती शाह करती है। तो इनके ऋण पे क्या क्या हुआ था एक बार हम देख लेते हैं। 1947 में शांति समझौता होता है। अब ये वही शांति समझौता है, प्रजामंडल उग्र हो गया, क्या कहते हैं, राजशाही करने लगा, वो सॉर्ट ऑफ वही एक शांति रक्षा कानून टाइप आने लगा, ठीक है। इसके बारे में हम जब स्टेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा वो करने का वो नहीं है। 1947 में सकलाना आपका आंदोलन होता है। अब सकलाना ये क्या है, जैसे हमने अभी बोला था ना पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म कर दी थी, तो वही है, इन्होंने क्या कर दिया था, टिहरी से संबंध तोड़ दिया था सकलाना में जो विद्रोह हुआ था उसके कारण, ठीक है। मतलब टिहरी स्टेट से अब राजा जो भी कहेगा हम नहीं मानेंगे, वो इसके अंदर सकलाना आंदोलन में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1948 में ये करते हैं कीर्तिनगर आंदोलन, इनके उसमें होता है, ठीक है, कीर्तिनगर आंदोलन। अब ये आंदोलन हम डिटेल में ना तब पढ़ेंगे जब हम स्टेट फॉर्मेशन पढ़ लेंगे उत्तराखंड का, कि क्यों क्यों हुए थे। अब कीर्तिनगर आंदोलन में दो लोगों को आपको नाम याद रखना है, नागेंद्र सकलानी, नागेंद्र सकलानी और भोलूराम भंडारी, भोलू राम भंडारी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था ना, कीर्तिनगर आंदोलन में क्या हुआ था, देखिए इससे पहले हमने जो पढ़ा था सकलाना में विद्रोह हुआ। सकलाना में विद्रोह क्यों हुआ, टिहरी स्टेट के हम क्या नहीं रहेंगे, अनुयायी नहीं रहेंगे, जो भी वहाँ हो रहा है राजा की बात हम नहीं मानेंगे, इसलिए क्या हुआ था, आपका सकलाना विद्रोह हुआ था। तो अब ये विद्रोह थोड़ा सा क्या करता है, गैस पकड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ लोग जैसे हमने नागेंद्र सकलानी और भोलूराम के नेतृत्व में क्या होता है, कीर्तिनगर पहुंच जाते हैं, वहां अपना अलग से राज्य बनाने के लिए, मतलब उसको टिहरी स्टेट से फ्री कराने के लिए वहां पहुंच जाते हैं पैलेस पे, ठीक है। तो वहां ये क्या करते हैं, कैप्चर भी कर लेते हैं एक रात के लिए। लेकिन फिर राजा क्या करते हैं, जो मानवेंद्र शाह थे, राजा अपनी आर्मी भेजते हैं कहाँ, कीर्तिनगर में। कीर्तिनगर में जब आर्मी भेजते हैं तो पहले तो ये लोग उनसे लड़ते हैं, काफी अच्छी लड़ाई होती है, बट लास्ट में क्या होता है, टीयर गैस के जो गोले थे वो फेंक देते हैं, तो ये लोग थोड़ा सा बैक ऑफ चले जाते हैं। तो उसके बाद भी जो नागेंद्र सकलानी और भोलूराम के अंडर जो लोग वहां गए थे उस पैलेस को कैप्चर करने के लिए, कर दिया था। तो करने के बाद छुड़ाने के लिए राजा ने जो आर्मी भेजी थी, उन्होंने टीयर गैस फेंका, तो उससे थोड़ा बैकवर्ड गए थे, लेकिन उसको भी ये लोग सरपास कर गए थे। बट उसके बाद क्या किया, रात को जो पैलेस था वो जला दिया। किसने, जो राजा ने आर्मी भेजी थी उसको क्या कर दिया, जला दिया, ताकि जो ये नागेंद्र सकलानी और भोलूराम के नेतृत्व में जितने भी लोग हैं वो बाहर आ जाएं या मर जाएं अंदर ही। इस वजह से पूरे पैलेस को क्या कर दिया, जला दिया। तो कुछ लोग उसमें से क्या हुए, जंगल की ओर भाग गए, ठीक है। उसमें से क्या हुआ, कुछ लोग जंगल की ओर भाग गए, तो उसमें इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, नागेंद्र सकलानी और भोलूराम भंडारी को ढूंढ ढूंढ के जो राजा के आर्मी के मेंबर गए थे वहां से उनको मार देते हैं। तो इस वजह से वो कीर्तिनगर आंदोलन, यही हम पढ़ते हैं 11 जनवरी 1848 को ये हुआ था, ठीक है। यही हम पढ़ते हैं कि कीर्तिनगर को आउट ऑफ कंट्रोल करना था टिहरी स्टेट के, तो इस वजह से दो लोग अपने नेतृत्व में लोगों को लेके वहां गए थे। उसके बाद पैलेस को हो गया, तो आर्मी ने आर्मी भेजी, तो उसमें दो लोगों की मृत्यु होगी, नागेंद्र सकलानी और भोलूराम भंडारी की, इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। उसके बाद फिर होती है ट्रिटी प्रजामंडल और टिहरी में, कि प्रजामंडल फिर तब तक इंडिया भी आज़ाद हो गया था, वल्लभ भाई पटेल भी इनके पास आए थे कि इंडिया पे, इंडियन यूनियन पे आप मर्ज हो जाएं। तो इन्होंने कहा पहले तो हम कहेंगे कि नहीं होंगे, इन्होंने कहा, टिहरी स्टेट ने कहा कि हम नहीं होंगे। तो ये क्या करते हैं, ट्रिटी करते हैं, किसके साथ, प्रजामंडल के साथ, जिसके साथ इतने पहले से लड़ते हुए आ रहे हैं। रवाई कांड इनके उसमें हो गया, और ये सब कुछ हो गया प्रजामंडल से, श्रीदेव सुमन की मृत्यु होगी, उससे ये लोग ट्रिटी करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अपना एक स्टेट फॉर्म करेंगे और संविधान भी बनाएंगे,
और उस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना राज चलाएंगे। बट ये बिल्कुल चला नहीं इनका, बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ, फॉलो अप नहीं हुआ इस पे, कोई भी माने नहीं लोग, या कोई भी ट्रिटी मतलब एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर उसके बाद 1 अगस्त, कितने अगस्त, 1 अगस्त 1949 को ये क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं किसमें, इंडियन यूनियन में। यानी कि अब ये क्या हो जाए, यूपी का कौन सा 50th डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, कौन, आपका टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मानवेंद्र शाह की राजशाही चले जाती है और जो टिहरी रियासत है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया है किसके बारे में, आपका मानवेंद्र शाह के बारे में भी और टिहरी रियासत के बारे में भी सारा। अब टिहरी रियासत का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट बताया वो हम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट सबका बचा है, चंद का बचा है, पवार का बचा है, गोरखा का बचा है और टिहरी रियासत का बचा है। अब जो अगली वीडियो आएंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ही आएंगी तीनों, ठीक है, एक एक करके उनको भी हम डील करेंगे। तो उसके बाद टिहरी रियासत 49 में मिल गया, तो 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो 1951 में यहाँ क्या हुए, आपके इलेक्शन हुए, चुनाव हुए। तो टिहरी से कौन जीती, कमलेंदुमती शाह जीती। कमलेंदुमती शाह रहती है 52 से 57 तक, ठीक है, और इनको पद्म भूषण भी मिलता है कमलेंदुमती शाह को टिहरी में काम करने के लिए। फिर 62 वाला जो था, फिर ये क्या करती है, मानवेंद्र शाह के लिए अपनी सीट छोड़ देती है कमलेंदुमती शाह, ठीक है, वो फिर चले जाती है। फिर तब से 8 बार कौन बनते हैं आपके, अभी भी हम टिहरी में देखते हैं कि ये प्रचलन चले हुए आ रहा है कि सांसद कौन बनता है अभी भी। फिर मानवेंद्र शाह 8 बार सांसद बनते हैं, कहाँ से, आपके टिहरी से। तो इस प्रकार से मानवेंद्र शाह का रीन भी यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है 1949 पे। तो लगभग हमने आज काफ़ी ज़्यादा नरेंद्र शाह को और रवाई कांड को बहुत डिटेल में यहाँ पे जान लिया, और सिद्धे सुमन के बारे में भी जाना और मानवेंद्र शाह के बारे में भी ज़्यादा। मानवेंद्र शाह में जितने भी टर्म यहाँ पे आए हैं, कीर्तिनगर आंदोलन हो गया आपका, शांति का रक्षा कानून हो गया और सकलाना आंदोलन हो गया, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत आपको आधारभूत बता दी कि क्या क्या हुआ था उसके अंदर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब स्टेट फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, उत्तराखंड को स्टेट बनने के लिए क्या क्या आंदोलन हुए थे, तो उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। अगली वीडियोज एडमिनिस्ट्रेशन करके, अंग्रेजों का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के, फिर उसके बाद उत्तराखंड स्टेट फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। और आज के बाद वीडियोज आपको रेगुलर मिलेंगी, एक दिन में 2 भी मिल सकती हैं। और होप्स हो कि आपको सब समझ में आ रहा होगा और आपकी परीक्षाओं की जो स्ट्रेटजी है वो अच्छी चल रही होगी। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।